आप दिख रहा है, जो दिख रहा है आपको उसी को मानिए आप कि ये मेरे पास में कोई मैटर है बेटा, इसके आप छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा तो ऐसे आएगा ना जिसे आप फर्दर नहीं तोड़ सकते। एक ऐसा छोटा टुकड़ा आएगा जिसे आप फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, और जो टुकड़ा फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता उसी को क्या बोला था, दैट इज एटम बोला था। और आपको कल के लेक्चर में बताया मैंने कि जो वर्ड एटम है वो एटोमियो पे से आया है। जो वर्ड है बेटा, जो हमने बोला था कि जो वर्ड एटम है, इधर देखिए आप, जो वर्ड एटम था ये वर्ड कहां से आया था बोलो, ये एटोमियो पे से आया ना। अरे कहां से आया था, एटोमियो। और एटोमियो का मतलब ही क्या होता है बोलो, मैंने क्या बोला था, अनकटेबल, जिसे कट नहीं किया जा सकता, अनकटेबल। समझ में आया, ये तो बोल चुका हूं आपको। जो अनकटेबल होगा, नॉन डिविजिबल होगा, जिसे बेटा तोड़ा नहीं जा सकता फर्दर, उसी को हमने क्या बोला है, दैट इज एटम बोला है। क्या बोला है, एटम। समझ में आ रही है ना। ये सारी बातें जो है ये डॉल डाल्टन ने बोली थी। मतलब डॉल डाल्टन ने क्या किया था, ऐसा नहीं है कि फिर उसने जो 4-5 बातें की है, जो उसने भी 4-5 बातें की है उसकी सारी बातें सही है, ऐसा अगर ऐसा होता, उसने जितनी बातें कही है तो वो सारी बातें अगर सही हो जाती तो नए मॉडल की जरूरत क्या पड़ती हमें, थॉमसन मॉडल की क्यों जरूरत पड़ी, रुदरफोर्ड मॉडल की क्यों जरूरत पड़ी, उसके बाद में बोहर के मॉडल की क्यों जरूरत पड़ी। तो ये पढ़ना पड़ेगा ना हमें कि उसके लिमिटेशंस क्या थे, वो कौन सी उसकी कमियां थी कि जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये सारी बातें बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो देखो यहां पे मैंने बोला था आपको, एटम से रिगार्डेड सबसे पहले जो थ्योरी आई थी बेटा, उस थ्योरी ने एक पाथ बना दिया, एक रास्ता बना दिया बाकी साइंटिस्ट के लिए कि एटम को आप पढ़े, एटम के बारे में हम कैसे कैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसके लिए एक रास्ता बनाया गया था, वो जॉन डाल्टन ने बनाया गया था। इसलिए बेटा एनसीईआरटी में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी दी गई है, लेकिन ओस्टवाल्ड की एटॉमिक थ्योरी नहीं दी गई है। समझ में आ रही है क्या बातें। लेकिन उससे पहले भी 18वीं सेंचुरी से पहले भी एटम से रिलेटेड बातें हो गई है। उससे पहले साइंटिस्ट ने भी बेटा एटम्स के बारे में बात की है, लेकिन जॉन डाल्टन ने एक अच्छी बातें कुछ बताई थी, कुछ मतलब गलत बातें भी है, वो बातें भी हम बात करेंगे। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से हमने बोला था, देखो अब मैंने क्या बोला था बेटा आपको, बोलो इधर, यहां पे बोला था, शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि मैं इससे पहले डिटेल में लिख चुका हूं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब ये जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी बेटा, जो सैटरडे को बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए बता रहा हूं मैं, आप ठीक है, ऐसे ही आप एब्सेंट रहिए और मजे लीजिए, ठीक है। और यहां पे देखो, यहां पे बताया था इन 1808 में एक थ्योरी दी गई जिसे बोला गया दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो देखो सबसे पहले क्या बोला गया, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एवरी मैटर। उसे क्या बोला गया, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ, किसका रे बेटा बोलो रे, अरे बोलना पड़ेगा ना आपको, दैट इज मैटर का। उसे क्या बोला गया, दैट इज एटम। क्या बोला गया उसे, एटम बोला गया। क्लियर है बात यहां पे, ये सबको बातें क्लियर है। लेकिन ये जो पॉस्टुलेट्स है, भी 2-4 पॉस्टुलेट्स रहेंगे, जो भी 4-5 या 2-4 बोलेंगे हम, उसमें से कुछ सही है और कुछ गलत है। सिर्फ आप मुझे बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। आपको क्या लगता है, आपको जो लगेगा वही सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि फिर दिल में आ गया 4-5 पॉस्टुलेट्स बता दूंगा मैं, बोलेंगे सर ये सही है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि आपको क्या लगता है कि कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। सो देखिए, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मैटर विच इज कॉल्ड एज दी, उसे क्या बोला गया, एटम बोला गया। दूसरी बात इधर देखो बेटे, दूसरी बात आपको पता है, हमने बोला है कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, दैट इज एटम। इधर देखिए आप, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन एक बात हमने बोला था, दैट इज ड्यूरिंग विच रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के दौरान ना तो ये टूटेगा ना तो बनेगा। क्लियर है बात यहां पे। तीसरी बात क्या थी बेटा बोलो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम। क्लियर है बात यहां पे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और दूसरी बात, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आर डिफरेंट, आर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। क्लियर है बात यहां पे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। क्लियर है बात, हो गया सबको समझ में। मैंने बोला था आपके सारे एटम सेम होंगे,
मेरे सारे एटम सेम हो गए और आपके मेरे अगर देखा जाए तो एटम क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। आयरन के सारे जो एटम है वो सेम हो गए, कॉपर के सारे एटम सेम हो गए, लेकिन कॉपर और आयरन के एटम अगर देखे हमने तो वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। क्लियर है बात, यहां पे सबको समझ में आया। तीसरी बात, चौथी बात देखो बेटा, यहां पे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। देखो कोई भी किसी भी मैटर अगर है हमारे पास तो एटम का मैटर का कौन सा पार्ट केमिकल रिएक्शन में जाता है, एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट केमिकल रिएक्शन में जाता है बेटा। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो उसमें मैटर नहीं जाता है बेटा, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट जाता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। क्लियर है? तो मैं क्या लिख सकता हूं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। लिखो दोबारा से बेटा, एटम्स इज स्मॉलेस्ट, क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट बोले तो या फिर ऐसे अल्टीमेट भी बोला जाता है, समझ में आया। स्मॉलेस्ट मतलब अल्टीमेट ही होता है, उसका मतलब इससे छोटा नहीं, अल्टीमेट का मतलब इससे छोटा नहीं। तो चाहे आप स्मॉलेस्ट बोल दीजिए या कई बार बुक्स में दिया जाता है दैट इज अल्टीमेट, क्या दिया जाता है, अल्टीमेट पार्ट। अल्टीमेट पार्ट किसका पार्ट है बेटा, ये बोलो, मैटर का। अरे किसका पार्ट है, मेरा पार्ट है क्या, नहीं ना, किसका पार्ट है बेटा, एटम मैटर का अल्टीमेट पार्ट है, या फिर कौन सा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन, अंडरगो केमिकल रिएक्शंस, अंडरगो केमिकल रिएक्शन। आपको बात समझ में आ रही है ना कि केमिकल रिएक्शन में मैटर नहीं जाता है बेटा, मैटर का कौन सा पार्ट जाता है, दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल पार्ट जाता है, और उस स्मॉलेस्ट पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। अब इधर देखो आप, ये जो हमारे पास में 4-5 स्टेटमेंट है बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, सिर्फ और सिर्फ इसमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी के इनकरेक्ट है। और एक बात और, एक स्टेटमेंट था कि एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल नहीं बनाते, बोला था मैंने आपको, क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम बनाते, क्योंकि उस दौरान मॉलिक्यूल ये टर्म इजाद नहीं हुई थी, डिस्कवर्ड नहीं हुई थी बेटा। मैंने आपको बोला था कि मॉलिक्यूल मत बोल देना, अभी बोलते हैं हम मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन उस वक्त में क्या बोला गया था, मैंने बोला भी आपको कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है करके। एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल नहीं बनते हैं, कंपाउंड एटम बनते हैं। क्या बनते हैं, कंपाउंड एटम। चलिए वो भी लिख देता हूं, कोई बात नहीं बेटा, इधर देखिए आप, वो भी लिख देता हूं, एटम्स ऑफ डिफरेंट ले लीजिए या सेम एलिमेंट ले लीजिए। सेम एलिमेंट की तो बात ही नहीं की थी बेटा उसने की थी बात डिफरेंट एलिमेंट्स की। सो देखो यहां पे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, बोलो क्या बोला था, कंपाउंड एटम। क्या बोला था, कंपाउंड एटम। लेकिन क्या बोला था, इन फिक्स मास रेशियो। कैसे, ऐसे होगा क्या कि कितने भी एटम आ जाएंगे और जुड़ जाएंगे, कंपाउंड एटम बनाएंगे, नहीं, एक फिक्स मास रेशियो में एटम कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम बनाते हैं। तो यहां पे ये भी लिखना जरूरी है, इन फिक्स, बोलो बेटा, इन फिक्स रेशियो और फिक्स मास रेशियो। इसी को तो हमने क्या बोला था, बोलो, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी को क्या बोला है बेटा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब ये बोला था कि रिएक्टेंट का जितना मास कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट का उतना ही मास क्या होगा, बनेगा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें 5 kg वेट कंज्यूम हो रहा है, मास कंज्यूम हो रहा है, तो रिएक्शन होने के बाद, कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन 100% होने के बाद कितना मास प्रोड्यूस होगा, 5 kg। समझ में आ रही है ना बातें आपको, मतलब मास इज टू बी कंजर्व, मास इज टू बी क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। आया सबको समझ में? इसलिए बोल रहा हूं कि जो एटम्स जो है बेटा वो फिक्स मास रेशियो में कंबाइन होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट, उसी को हम कहते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लाइन है बेटा, इस लाइन को ही क्या बोला जाता है, बोलो, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज एलसीएम, दैट इज एलसीएम। क्लियर है? और इन 4-5 बातों में से बेटा अभी तक के जो मोस्ट करेक्ट लाइन है बेटा वो ये वाली, बाकी की सारी जो बातें हैं वो बकवास बातें हैं। समझ में आ रही ना बातें आपको? ये जो बाकी की जो बातें की गई है बेटा, डाल्टन ने जो बातें बताई है उसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं निकलता, वो हर जगह अप्लाई नहीं होती। हाँ, कुछ जगह होती है लेकिन हर जगह आप उसे लगा नहीं सकते। समझ में आ रही ना बातें? लॉ किसे कहते हैं, जो जनरली हर जगह लग जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ। लेकिन लॉस के भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो इसने 4-5 जो बातें बोली है बेटा, उसमें की आज तक के जो ट्रू जो बात है वो ये है,
atom is the smallest particles of matter undergo the chemical reaction. मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन जाएगा? एटम जाएगा. किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन जाएगा बेटा? एटम जाएगा. मॉलिक्यूल जाएगा क्या? नहीं जाएगा. कंपाउंड जाएगा क्या? नहीं जाएगा. मैटर क्या? नहीं जाएगा. आ रहा है सबको? एटम जाएगा बेटा केमिकल रिएक्शन में. क्लियर है सबको बातें? यही लाइन इसकी करेक्ट है. ये बाकी की जो चीजें है बेटा ये इनकरेक्ट है. तो होता क्या है कि इसकी चीजें जो बाकी जो बातें हैं इसकी इनकरेक्ट क्यों साबित हुई, रॉन्ग क्यों साबित हुई? तो उसका लिमिटेशंस है या हम बोलेंगे उसका ड्रॉबैक्स. बात करें फिर अब ड्रॉबैक्स की. अगर ड्रॉबैक्स अगर देखा जाए, किसका ड्रॉबैक्स? किसका? मेरा. किसका? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का. बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कुछ लिमिटेशंस है या फिर कुछ क्या है? ड्रॉबैक्स है. तो देखो हम लिमिटेशंस की बात करते हैं. उसने क्या बोला? एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता. सबको समझ में आई बात? यहां पे एटम जो है वो बेटा एक स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी मैटर का जो एटॉमिक पे से आया है. एटोमियो उसका मतलब ही होता है नॉन डिविजिबल. लेकिन एटम को तोड़ा जा सकता है. एटम को तोड़ा जा सकता है. मैंने बोला था आपको, मैंने ये बोला था बेटा कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पे जब एटम बॉम्ब डाले गए थे तो एटम नहीं टूटा था, न्यूक्लियस टूटा था. तो न्यूक्लियस कितना छोटा है बताया ना आपको. उसकी जो रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है. दैट इज उसे 1 फर्मी कहते हैं. हम क्या कहते हैं? 1 फर्मी. तो एटम्स तो उसके साइज में 1 लाख गुना बड़ा होता है ना. तो एटम नहीं टूटे थे, न्यूक्लियस टूटे थे. इसलिए बेटा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई थी? रिलीज हुई थी. समझ में आ रही ना बातें आपको? मैंने बोला भी था आपको कि वो न्यूक्लियस के टूटने से उसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन. फिजन का मतलब होता है टूटना. किसका टूटना? न्यूक्लियस का. तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिजन. तो उस न्यूक्लियर फिजन के दौरान ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी. उसके वजह से लोग बेटा क्या हो गए थे? इवेपोरेट हो गए थे. ऐसे ही बोला था ना आपको. ठीक है. तो इधर देखिए आप, तो हमने इसने बोला कि एटम टूटते नहीं है. एटम टूटते नहीं है लेकिन एटम टूट जाते हैं. फॉर एग्जांपल देखो ये जो हाइड्रोजन का एटम है, नजर आ रहा है आपको? हाइड्रोजन का एटम. जब हाइड्रोजन का एटम अगर टूट जाए बेटा तो ये टूटता है H+ में, और प्लस किस में टूट जाता है? इलेक्ट्रॉन में. और H+ को कहते हैं प्रोटॉन. H+ को क्या कहते हैं? प्रोटॉन. और ये जो E है इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन. तो देखो ना यहां पे ये जो है, ये जो हाइड्रोजन का एटम है ये टूट रहा है या नहीं टूट रहा है? टूट रहा है. प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में. आगे सबको समझ में? उसने बोला था कि एटम नहीं टूटते लेकिन एटम टूट रहे हैं ना. देखो ना यहां पे बेटा हाइड्रोजन का जो एटम है वो टूट रहा है. किसमें टूट रहा है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में. तो गलत साबित हो गई इसकी बात. समझ में आ गई बात यहां पे? और दूसरा लिमिटेशन सुन लीजिए, वो बेटा आइसोटोप के बारे में कुछ बता नहीं पाया. दैट इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है उसके बारे में बेटा उसने कोई बात नहीं की कि हाँ कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होता है. एक होता है 1H1, एक होता है दैट इज 1H2 और एक होता है 1H3. इसके बारे में अगर उसे पूछा तो कोई बात नहीं की उसने. अरे बात सबको समझ में क्लियर है? उसने क्या बोल नहीं पाया या किन चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसी को उसके क्या कहते हैं? लिमिटेशंस कहते हैं. क्लियर है बात? उसने बताया था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता. लेकिन यहां पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन का जो एटम है, हाइड्रोजन का जो एटम है बेटा इधर देखो आप, ज्यादा सोचो मत. हाइड्रोजन का जो एटम है वो प्रोटॉन और किस में टूट रहा है? इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है. और दूसरी बात, उसने आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में कोई बात नहीं की. ही डजंट टेल अबाउट द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कि एटम के आइसोटोप क्यों होते हैं. बताइए हाइड्रोजन के आइसोटोप क्यों है या ऑक्सीजन के आइसोटोप्स क्यों हैं? इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दी बेटा. इसलिए उसके थ्योरी को क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया. आगे सबको समझ में? और मैंने एक बात और बोला आपको कि सिर्फ उसकी एक ही बात आज तक के ट्रू है, वो ये वाली कि एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का जो कि केमिकल रिएक्शन में जाता है. कहां जाता है? केमिकल रिएक्शन में जाता है. आगे सबको समझ में क्लियर है? ये बातें मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं. लेकिन जो बच्चे बेटा एब्सेंट थे या जिनको लग रहा था कि मैंने फास्ट में पढ़ा दिया, तो उन्हीं के लिए बेटा दोबारा से एकदम गियर अपना चेंज करके आपको बताया. आगे सबको समझ में क्लियर है? तो बेटा अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आपका फर्ज है कि आपने मुझसे पूछना चाहिए, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है वो मैं ही सॉल्व कर सकता हूं, कोई और नहीं सॉल्व कर सकता. तो आपने डरना नहीं है. मैं मतलब बेटा आपको ऐसा बहुत बुरी शक्ल है कि मेरी बहुत बुरा दिखता हो गया मैं कि आपसे डर, आपको मुझसे डर लगता है, तो ऐसी कोई बात नहीं बेटा. बिल्कुल अगर आप पूछोगे तो बिल्कुल आपका वेलकम है. मैं बिल्कुल वो बात आपको अच्छे से बताऊंगा जैसे बता सकता हूं. क्लास
आपको डर लगता है क्लास में पूछने के लिए, क्लास होने के बाद मैं 2 मिनट वहां पे रुकता हूँ कि नहीं रुकता हूँ? तो आप आइए और सब पूछिए कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, रिपीट करा दीजिए, बिल्कुल बताऊंगा आपको। बेटा आप ही के लिए हूं ना यहाँ पे, आप ही के लिए तो आ रहा हूँ, ठीक है? तो आप ये मत समझिए कि मैं नहीं बताऊंगा, डर लगता है, ऐसी वैसी बातें मत करो आप, डर लगता है, वो लगता है, ये कोई बात नहीं है। तो आपको नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल आप बिंदास पूछिए, डरिए मत। बेटा मैं जितना मतलब चलिए छोड़िए, ज्यादा सीन क्रिएट नहीं करते अब। हाँ इधर देखिए, अब हमने क्या बोला था, एटम्स जो है, एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी मैटर का जो केमिकल रिएक्शन में जाता है, ये डॉल्टन की ही बात करेक्ट है। बाकी की जो 2 बातें हैं बेटा ये उसके लिमिटेशन है। एटम टूट भी जाता है, और एटम जो है, एटम के जो आइसोटोप्स होते हैं उसके बारे में उसने कोई बात नहीं की थी, इसलिए उसको क्या कर दिया गया था, डिस्कार्ड कर दिया गया था। किसको डिस्कार्ड कर दिया गया था? एटॉमिक थ्योरी। किसकी एटॉमिक थ्योरी? डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी। आगे सबको समझ में। लेकिन उसकी अच्छी बात क्या थी कि उसने एक पाथ बनाया, एक रास्ता बनाया जिसपे बेटा लोग चल सके एटम से रिलेटेड स्टडी करने के लिए। आप एंजॉय करोगे, धीरे धीरे देखो सारी बातें अब लॉजिकल आने लगेगी। अब आपको एकदम अज्यूम इमेजिन भी करते आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। ये आपको इसको ऐसा नहीं, मैं ऐसा भी नहीं पढ़ाता कि थ्योरेटिकल पढ़ा दूंगा बस याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, वैसा नहीं पढ़ाता हूं बेटा। बिल्कुल लॉजिकल पढ़ाऊंगा आपको। अगर आपका फोकस है तो बिल्कुल आपको बातें समझ में आएगी, और इस एकदम अच्छे लेवल का कंटेंट दूंगा आपको। अकोर्ड में बेटा इस लेवल का कंटेंट कोई नहीं पढ़ाता, आप देख लेना आपने। एकदम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन, अगर एनसीईआरटी से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको अटेम्प्ट करते आएगा। बिल्कुल एकदम जबरदस्त कंटेंट देने वाला हूं, और साथ ही साथ आपको डीपीपी प्रोवाइड करूंगा। कल ही, आज ही, ये तो मोल कंसेप्ट की डीपीपी है बेटा। टेस्ट को मैंने पोस्टपोन कर दिया है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ऐसा है, यूं है, त्यों है, चलो उन्होंने क्या बोला उनका छोड़ दीजिए आप। टेस्ट जो होगी बेटा नेक्स्ट वीक में लेंगे हम उसको, टेस्ट को, ठीक है? हाँ ठीक है, अब आराम से मत बैठो, सीधा बैठो आप। तो बेटा यहाँ पे जो सिर्फ वो जो क्वेश्चंस है जो मैं आज टेस्ट में डालने वाला था, तो उसकी आपको डीपीपी मिल जाएगी। अभी मैंने कॉपी निकाल के लेके आया है। क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगा वो आप लीजिए, घर पे और सॉल्व कीजिए एक बार, और नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछिए। अगर एक भी समझ में नहीं आया तो पूरे के पूरे बोर्ड पर कल के लेक्चर में फिर से समझा के दूंगा आपको, ठीक है? ठीक है, अब चलिए इधर देखिए। अब बात करते हैं बेटा, देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए। कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, जो आपको यहाँ पे एटम से रिलेटेड पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, उससे पहले मैंने क्या बताया था आपको, उससे पहले ये बताया था बेटा कि एटम जो है इस तरीके से कुछ गोले की तरह हमने माना है, स्फीयर की तरह, ठीक है? और इस स्फीयर का जो सेंटर है, बेटा उसे हमने बोला है दैट इज न्यूक्लियस। क्या बोला है? न्यूक्लियस। उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मेजॉन को छोड़िए आप, और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों मिला के कहते हैं दैट इज न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियॉन। क्लियर है बात यहाँ पे? इस छोटे से पार्ट में जिसकी रेडियस 1 फर्मी है, उसमें बेटा 2 पार्टिकल होते हैं मेनली, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। दोनों को मिला के कहते हैं दैट इज न्यूक्लियॉन। क्या बोलते बेटा? न्यूक्लियॉन। और एक थर्ड पार्टिकल होता है जो इस न्यूक्लियस के अराउंड लगातार रिवॉल्व होता है इन फिक्स सर्कुलर पाथ, और उस सर्कुलर पाथ को कहते हैं हम दैट इज ऑर्बिट। क्या बोलेंगे उसे? ऑर्बिट। और उसे ही आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं शेल। ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड एज शेल। और ये जो थर्ड पार्टिकल है इसे बोला जाता है, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा? एटम्स हो गया। क्या हो गया? एटम। तो एटम के अंदर 3 मेन पार्टिकल मौजूद है, जिसमें है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कहां है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन कहां है? न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहां है? न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस के बाहर। क्लियर है बात? सबको समझ में आ गई यहाँ पे? तो ये जो 3 पार्टिकल है इन्हें बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते बेटा उन्हें? सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बोला था होमवर्क के तौर पे लिख के लाना है। सिर्फ 75 बच्चों ने भेजा है मुझे वो होमवर्क, ठीक है? बाकी के जो है उन्होंने नहीं भेजा है, तो उनको आगे भी अपन तकलीफ नहीं देंगे। तकलीफ समझता ना आपको? उन्हें आगे भी हम उन्हें बेटा और भी होमवर्क के तकलीफ से उन्हें क्या देने वाले? छुटकारा देने वाले हमेशा के लिए। उन्हें होमवर्क करने की कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ पे आके बैठो, बस देखो, पढ़ो और चले जाओ। कोई जरूरत नहीं है होमवर्क करने की, ठीक है? इस पे बात बाद में करेंगे अपन। चलिए इधर देखिए अब। सो दैट इज द एटम्स
इसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात हम कर चुके हैं कल के लेक्चर में बेटा। अब इधर देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो उनका जो नंबर होता है किसका, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का, तो उसे क्या कहते हैं इधर देखिए। तो उसके लिए तो बोल रहा हूं ना आपसे कि बेटा यहां पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करनी है। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। हम कौन कौन सी यहां पे टर्मिनोलॉजीज यूज करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है बेटा उसे कहते हैं हम, दैट इज एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। एकदम शॉर्ट में बता दूंगा आपको और उतना ही आपने याद रखना है, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है यहां पे। सो पहली जो टर्मिनोलॉजीज है वो क्या है, दैट इज एटॉमिक नंबर। कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर। और ये जो एटॉमिक नंबर है ये हम डिनोट करते हैं किससे, Z से। अब सवाल ये है कि एटॉमिक नंबर किसे कहेंगे, ठीक है। सो दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कहां मौजूद होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, चाहे 1 प्रोटॉन हो, 2 प्रोटॉन हो, 3 प्रोटॉन हो, 5 प्रोटॉन हो, 50 प्रोटॉन हो, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू दैट्स एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है बेटे, उतने ही क्या होते हैं उसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो या तो आप एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दीजिए या क्या बोल दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसे क्या बोलेंगे आप, दैट इज एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, या फिर किसके बराबर होगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, उसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सबको समझ में आया ना कि जो Z है बेटा वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। और किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। आगे सबको समझ में, इधर देखो बेटा Z इज इक्वल टू P। Z बोले तो एटॉमिक नंबर, P बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितने प्रोटॉन होंगे वही एटॉमिक नंबर होगा, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो Z है, हाइड्रोजन के लिए जो Z है, हाइड्रोजन के लिए बेटा जो Z है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसके मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1। यही तो मतलब होता है। आ रहा है सबको समझ में बेटा, हाइड्रोजन का जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। इधर देखो बेटा प्राजक्ता, इधर देखिए आप, ये है हेलियम। ये क्या है, हेलियम। अगर हेलियम के एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है, 2। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। आ गया सबको समझ में, क्लियर है। अगर मैं कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो कितना होता है, 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। अगर हम बात करें सोडियम के एटॉमिक नंबर की, कितना है, 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। आ रहा है सबको समझ में, क्लियर है बेटा। बहुत आसान है ये चीजें जो एटॉमिक नंबर को दर्शाती है, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दीजिए या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं आप तो बेटा एटम न्यूट्रल होना चाहिए। इधर देखिए आप, यहां पे एटम्स कुछ भी हो, चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या कोई चार्ज ना हो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट बराबर है, कहीं पे भी लगेगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहे हैं तो न्यूट्रल एटम चाहिए। कैसा एटम चाहिए, न्यूट्रल एटम। तो मैं यहां पे लिख दूं बेटा इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम। ये सिर्फ किसके लिए लागू है बेटा, बोलो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए लागू है ये बात। किसके लिए लागू है, इलेक्ट्रॉन के लिए।
अगर आयन बोल देंगे तो पॉजिटिव आयन अगर बोल देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना उसमें से, अगर एक पॉजिटिव दे रहे हैं तो। समझ में आ रही ना बातें? क्योंकि प्रोटॉन कम या ज्यादा नहीं होते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होते हैं। किसी एटम में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो फिर कम हो गए ना, ठीक है। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो बढ़ गए इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल एटम चाहिए। जब कभी न्यूट्रल एटम होगा, न्यूट्रल एटम किसको कहते हैं? जिसपे ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो नेगेटिव चार्ज होगा। तब बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दीजिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। आगे सबको समझ में क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये लाइन को आप दिमाग में रखिए अभी, ठीक है। न्यूट्रल एटम चाहिए, ना तो उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना तो कोई नेगेटिव चार्ज चाहिए, तभी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा सकते हो, अदरवाइज लगाना मत, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो क्लियर है सबको बातें यहाँ पे? चलिए बढ़े आगे फिर। हाँ इधर देखो, अब बात करते हैं दूसरी टर्मिनोलॉजीज जो है बेटा, दैट इज एटॉमिक मास नंबर। कौन सी है बोलो? एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। अब ये जो एटॉमिक मास है इसे बताते हैं हम ए से, या इसे आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी कहते हैं इसे आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कहते हैं इसे। आपको मैं बता चुका हूं मोल कंसेप्ट में एटॉमिक मास क्या होता है, तो बता चुका हूं ना। कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, सोडियम का 23 होता है कि नहीं होता है? होता है ना बेटा। ये तो एटॉमिक मास है। वही जो एटॉमिक मास है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर। क्लियर है बात यहाँ पे? अब सवाल ये है कि एटॉमिक मास नंबर अब किसे कहेंगे? आपको तो पता है, मैंने याद करा दिया था आपको। हाइड्रोजन का 1 है, हेलियम का 4 है, सही है। कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का आपको पता है 14 है, नाइट्रोजन के बाद में और है ऑक्सीजन 16 है, सोडियम का 23 है, फास्फोरस का 31 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है। ये एटॉमिक मास नंबर है, या उसी को हमने क्या बोला था? एटॉमिक वेट। तो अब ये बात करेंगे ना कि एटॉमिक वेट कौन डिसाइड करता है, या एटॉमिक मास नंबर किसे कहेंगे? सो दैट इज द नंबर ऑफ, इधर देखो बेटा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बोलेंगे बोलो? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड बोले तो जोड़ना है उसमें, ठीक है, और नहीं बोल रहा हूं। दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर दोनों को मिला दिया जाए, किस किस को मिला दिया जाए बोलो? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो उसी को क्या कहते हैं हम? एटॉमिक मास नंबर, आल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट। क्लियर है? बोलना भी पड़ेगा बेटा, आपको चुपचाप बैठने के लिए नहीं आए आप यहाँ पे। सो दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जोड़ना पड़ेगा दोनों को। जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे तो आपके पास में एक नंबर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर। अब एटॉमिक मास को हम बताते हैं ए से, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बेटा? P प्लस एन। क्या आ जाएगा? P प्लस एन। P बोले तो प्रोटॉन का नंबर, N बोले तो न्यूट्रॉन का नंबर। क्लियर है? और A बोले तो एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर। क्लियर है सबको बातें? और इसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक वेट। कभी आपने सोचा है कि एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में होता है करके? होता है? होता है कि नहीं होता है? अरे एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में होता है कि नहीं होता है? होता है ना यार। हमने बताया ना क्लोरीन का कितना था? 35.5। तो इस पर से आपको नहीं लगता क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आधे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आधे होने पड़ेगी उसमें? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में हीलियम है। क्या है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास नंबर है 4 है। इसका क्या मतलब है? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 4 है। यही तो मतलब होता है ना उसका। अब अगर आप ऐसे सोच लेंगे कि सर इसमें 2 प्रोटॉन होंगे 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो दोनों मिला के हो गए 4। आया सबको समझ में? हाँ। अब अगर हम बात करें बेटा किसकी? अगर हम बात करें किसकी? सोडियम की। चलिए सोडियम ले लिया मैंने। सोडियम का मास कितना है? 23। तो अब देखो सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 23 है। हाँ चलिए 11 प्रोटॉन हो गए और बाकी के जो है 12 जो हो गए वो न्यूट्रॉन हो गए। 12 क्या हो गए? न्यूट्रॉन हो गए। तब तो 23 आया ना दोनों को मिला के। अरे ये दोनों का मिला के है ना रे, समझ में नहीं आ रहा क्या है? देखो बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर। लेकिन अब अगर बारी आई क्लोरीन की, किसकी बारी आई? क्लोरीन की। तो यहां पे क्या होगा? 35.5
5। तो अब बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 35.5। अब तो समझ में आ रहा है ना? अब कैसे? या तो देखो हमें पता है प्रोटॉन 17 है, प्रोटॉन कितने हैं? 17 है। तो क्या न्यूट्रॉन 18.5 है? आ रहा है ना समझ में सबको? देखो ये बात तो क्लियर है कि हमें प्रोटॉन पता है, प्रोटॉन कितने हैं? 17 है। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 18.5 हो गए ना। तो 18.5 नंबर कैसे पॉसिबल है? एक समझ में आ रहा है ना? इंटीजर नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैं बोलूंगा आधा न्यूट्रॉन, आधा न्यूट्रॉन कहां से आएगा? आ रहा है ना सबको समझ में? सबको आ रही है या नहीं आ रही है? बेटा आधा न्यूट्रॉन कैसे पॉसिबल है? आधा इलेक्ट्रॉन कैसे पॉसिबल है? आधा प्रोटॉन कैसे पॉसिबल है? नहीं ना। तो आधा न्यूट्रॉन पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक मास बेटा इंटीजर नहीं होता, इंटीजर वैल्यू नहीं होती है, फ्रैक्शन में होता है, तो उनका जो मास है वो एटॉमिक मास नहीं होता है। दोबारा से सुनिए, उनका मास क्या नहीं होता है? एटॉमिक मास नहीं होता है। उनका जो मास होता है बेटा वो होता है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। कौन सा मास? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक मास जो है या एटॉमिक वेट जो है बेटा वो एटॉमिक वेट के बराबर नहीं होता है, वो अलग होता है, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? दैट इज आम। आम बोले तो एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास समझ में आ रहा है आप सबको कि एवरेज एटॉमिक मास कब देखेंगे आप? तो एवरेज एटॉमिक मास कब देखते हैं? वो देखते हैं बेटा आइसोटोप के लिए। किसके लिए देखते हैं? आइसोटोप। ऐसे एलिमेंट जिनके बेटा एक से ज्यादा भाई बहन है उसी को कहेंगे हम दैट इज आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे? आइसोटोप। समझ में? बाद में बताऊंगा ना आपको कि भाई बहन क्या हो, क्या बोल रहा हूं तो मैं, ठीक है? पहले ये तो समझ लीजिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो बाद में बात करेंगे एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर तो बात कर ही रहे हैं। एवरेज एटॉमिक मास उसी एलिमेंट का लिया जाता है जिसके बेटा एक से ज्यादा फॉर्म होते हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया आपको मैं। इधर देखिए, इधर देखो बेटा, कहां गया? ये देखिए, ये हाइड्रोजन के देखो 3 भाई बहन है ना? देखो इसके टोपी पे 1 है, इसके 2 है, इसके 3 है, लेकिन तीनों एटम जो है वो हाइड्रोजन के ही है। इसे बोलते हैं आइसोटोप। लिख के दूंगा आपको, मैं पढ़ाऊंगा बेटा आइसोटोप। तो इसके केस में हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास कब लेते हैं? बात सबको समझ में आ रही है? सिर्फ किसके केस में लेना है बेटा? वो आइसोटोप्स के केस में लेना है। किसके केस में लेना है? आइसोटोप्स के केस में लेना है। अदरवाइज आप क्या लेके चलेंगे? एटॉमिक मास ही लेके चलेंगे या एटॉमिक वेट ही लेके चलेंगे। ये जब आएगा तभी आपको वहीं के वहीं पे जैसे ही आइसोटोप हो जाएगा वहीं के वहीं बता दूंगा। मैंने बोला था आपको कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, एक है कार्बन 12, एक है कार्बन 13, एक है कार्बन 14। तो सबका परसेंटेज एक जैसा है क्या? अगर हमने माना कार्बन 12 तो 98% है, कार्बन 13 है तो नियरली पॉइंट समझ लो, मान लीजिए 1% है, 1% से कम है 0.9% है, तो बाकी का कार्बन 14 कितने परसेंट हो जाएगा? दैट इज 0.1%। 0.1%। तब बताऊंगा ना आपको मैं, बिल्कुल बताया जाएगा आपको। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर। क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास नंबर। मुझे एक बात बताइए, स्पी की जगह पे मैं जेड रख सकता हूं? हाँ। सो ए विच इज इक्वल्स टू, बोलो बेटा, जेड प्लस एम। जेड प्लस एम। अब ये जेड एटॉमिक नंबर है, बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, बोले तो नंबर ऑफ, हाँ, जेड प्लस एम। जेड प्लस एम। जेड प्लस क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। जेड प्लस क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। सो जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन बोले तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मुझे एक बात बताइए, अब आपको एटॉमिक नंबर से क्या समझ में आ रहा है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समझ में आ रही है क्या? नहीं ना। तो देखो अगर मैंने इस जेड को इधर घसीटा तो बोलो क्या हो जाएगा? एन। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ए माइनस जेड। ए माइनस जेड। और एन क्या है? बोलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आ गया सबको समझ में कि अब यहां पे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? ए माइनस जेड। अगर आपको ए पता है, जेड पता है, तो ए में से जेड को घटा दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आ रहा है ना सबको समझ में रहे? बेटा देखो एटॉमिक नंबर से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल रहे हैं ना। एटॉमिक मास नंबर से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों पता चल रहे हैं। तो अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो दैट इज ए माइनस जेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ए माइनस जेड। जैसे इधर देखिए आप,
इधर देखिए आप, मेरे पास में कोई एलिमेंट है बेटा x, एक जनरल एलिमेंट लेके चलते, कोई भी ले लीजिए, एक जनरल एलिमेंट है बेटा x, जिसको हमने x से रिप्रेजेंट किया, एक एलिमेंट है, तो उसका जो z है ना वो जनरली बॉटम में लिखते हैं, और जो a है एटॉमिक मास नंबर वो कहां लिखेंगे, टॉप पे, चाहे आप राइट में लिखिए, लेफ्ट में लिखिए, आपकी मर्जी है, कहीं पे भी लिखिए, लेकिन जो बॉटम में लिखा है ये बॉटम है बेटा, ये क्या है इसका बॉटम, जो बॉटम में जो लिखा है ये क्या है, बोलो बेटा, बोलो ना, ये क्या है, एटॉमिक, अरे बोलो रे, क्या है ये, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है रे वो, क्या है वो, एटॉमिक नंबर, और ये जो है टॉप पे लिखा है ये है एटॉमिक मास नंबर, ये क्या है बेटा, एटॉमिक मास नंबर। क्लियर है बात यहां पे? अगर आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर अगर पता है तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे निकालेंगे, बोलो बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच इज इक्वल्स टू a माइनस जेड, a माइनस जेड। आ गया सबको समझ में, a माइनस जेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, मैंने अभी आपको बोला मेरे पास में ये एक एटम है, दैट इज 1H1, 1H1, और 1H1 को कहते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। जिन्होंने होमवर्क किया है उन्हें पता है कि प्रोटॉन को दर्शाया जाता है 1H1 से, 1H1 से, P1 से। किससे बता दो आप, दोनों में से किसी से भी। तो 1H1 को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। इसके बॉटम में क्या है, इधर देख लीजिए, इसके बॉटम में इसका Z है, टॉप में क्या है, OA, बॉटम में क्या है, Z, और टॉप में क्या है, A है। तो बताइए इसका Z कितना है, 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। मुझे एक बात बता दीजिए, इसका A कितना है, हाँ बोलो ना, 1। अरे A भी कितना है, 1। A पता चल गया, Z पता चल गया, दोनों का A और Z आपको पता है। तो चलिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच इज इक्वल टू A माइनस जेड, A माइनस जेड। तो बताइए 1 में से 1 घटा दो तो 2 आ जाएंगे, सही है ना रे? हाँ, तो कितने आ जाएंगे बेटा, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 0। किसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन में। प्रोटॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1। अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 0। आ गया सबको समझ में? देखो, इसे कहते हैं दैट इज प्रोटॉन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटॉन। जो आप वाटर पीते हो बेटा, उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो यही होता है, दैट इज 1H1। क्या होता है, 1H1। समझ में आ रही है ना बेटा? ये जो आप वाटर पीते हो दैट इज डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। पानी तो बोलना ही नहीं अब इसको, क्या बोलते हैं इसको, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। पानी बोल देंगे तो बेटा नाइंसाफी हो जाएगी केमिस्ट्री के साथ में, ठीक है? तो इससे बेटा आप बोलेंगे डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इस डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड में जो हाइड्रोजन के जो एटम है वो क्या है बेटा, प्रोटॉन है। क्या बोलेंगे इसे, प्रोटॉन। तो इससे बोलते हैं आप दैट इज डाई हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बोले तो क्या होता है, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड बोले तो वाटर। क्या होता है बेटा, वाटर होता है। क्लियर है बात यहां पे? नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर। अब हमें समझ में आ रहा है बोला नॉर्मल वाटर क्या होता है, तो बोला अब एक हेवी वाटर भी होता है ना, फिर एक हेवी वाटर, इसलिए मैंने यहां पे वाटर लिखा है। क्या लिखा है, वाटर। अब इधर देखिए बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन समझ में आ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समझ में आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहे हैं, तो एक एलिमेंट्स और देख लीजिए। ये है मेरे पास 1H2। क्या है, 1H2 है, 1H2। चलिए बोलिए इसका Z कितना है, 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। इसका A कितना है रे, 2 है। तो बोलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z कितना हो जाएगा, बोलो रे, 2 माइनस 1। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? अरे समझ में आया है नहीं आया? और ये 1H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम को बताते हैं D से। किससे बताते हैं, D से। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है बेटा, हाइड्रोजन का ही भाई है, बस उसका मास नंबर ज्यादा है। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, लेकिन ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। मास नंबर क्या है, 2 है। इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम। आ रहा है सबको समझ में? ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1।
इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने थे? 0। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने थे? 0। अब इधर देखो आप, जैसे हमने बेटा हाइड्रोजन का या प्रोटॉन का वाटर बनाया ऐसे डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, तो ऐसे हम ड्यूटेरियम का भी तो ऑक्साइड बना सकते हैं ऐसे, दैट इज D2। इसे क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब डाई ड्यूटेरियम नहीं बोलते उसे बेटा, उसे बोलते हैं दैट इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, ड्यूटेरियम। क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इस ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही बोलते बेटा हेवी वाटर। क्या बोलेंगे इसे? हेवी वाटर। हेवी वाटर। ये बात आप दिमाग में रखिए कि ये कौन सा वाटर होता है? हेवी वाटर। एंड दिस हेवी वाटर इज टॉक्सिक। दे आर टॉक्सिक। टॉक्सिक होता है। क्लियर है बात? यहां पे ध्यान में रख लीजिए बेटा, पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते इसे। इसे यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने बोला था आपको, जहां पे बेटा क्या की जाती है? दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शंस कराई जाती है। न्यूक्लियर रिएक्शन जहां पे कराई जाती है, जिस एपरेटस में की जाती है, इक्विपमेंट में की जाती है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये हेवी वाटर यूज किया जाता है ताकि जो उसके अंदर जो पार्टिकल हाई वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं, उनकी वेलोसिटी को कम कर सके। समझ में आ रही? उनकी गति को कम कर सके। जैसे कि प्रोटॉन हो जाए, न्यूट्रॉन हो जाए, इलेक्ट्रॉन हो जाए, इन्हें हाई वेलोसिटी से किसी और के ऊपर टकराया जाता है। तो अगर हमें उसकी वेलोसिटी को कम करना है तो आप क्या यूज करते हैं? D2O। D2O इज अ हेवी वाटर। हेवी वाटर पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते उसे। कहां पे यूज करते हैं? इट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इट इज यूज इन, बोलो कहां पे यूज करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में बेटा यूज करते हैं इसे। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि ये है हेवी वाटर। ये कौन सा वाटर है? हेवी वाटर। क्लियर है बात? आ रहा है सबको समझ में? अरे दैट इज 1H1 को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। 1H2 को क्या कहते हैं? दैट इज ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन भी सेम है। न्यूट्रॉन भी क्या है? सेम है। और उसका जो वाटर बनता है उसे बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं बेटा? हेवी वाटर। क्या बोलते हैं? हेवी वाटर। कहां पे यूज होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में बोलना पड़ेगा यार आपको, ठीक है? चलिए बढ़े आगे फिर अभी। हाँ चलिए इधर देखिए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप, दैट इज 1H3। क्या हो जाएगा? 1H3। और 1H3 को कहते हैं ट्रिटियम। क्या बोलेंगे? ट्रिटियम। ट्रिशियम बोले या ट्रिटियम बोल दीजिए, या इसे बोला जाता है टी। इसे बोलेंगे टी। बेटा देखो कैसा है, जो आगे की चीजें है ना, अगर मुझे आपको याद नहीं कराना है, मुझे आपको लॉजिकली सिखाना है, तो ये बातें मुझे पहले पढ़ानी पड़ी। हाँ, इससे आगे बहुत कुछ आसान चीजें भी है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे बहुत आसान है, एकदम से समझ में आता है। छोटा बच्चा रहा ना, उसको बिठा दूंगा ना यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा उसको, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आएगा, फिर आपको याद करना पड़ेगा। तो बस मैं याद करने से बचता हूँ, मैं खुद नहीं याद करता, आपको भी याद बड़ा है टोटल 30 यूनिट से। आप ही सोचो क्या क्या याद करेंगे आप चीजें बेटा याद ज्यादा दिन तक के याद नहीं कर सकते। अगर याद भी कर लोगे आप तो एक वक्त आएगा 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद भूल ही जाओगे आप, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है वो नहीं भूलोगे। बस मैं वो लॉजिक डेवलप करना चाहता हूँ आप, इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ आपको, चाहे ये सिंपल हो या डिफिकल्ट हो, आपको पढ़नी पड़ेगी तभी वो लॉजिक डेवलप होगा। नहीं तो वो क्या, उसमें कोई मजे की बात नहीं, जो आपको समझ में आ रहा मैं बस वो पढ़ा दूं, बस जो आपको अच्छा लग रहा है बस वो पढ़ा दूं, उसका कोई मतलब नहीं होता है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसा थोड़ी ना है कि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री हलवाया करके बस वही पढ़ाते जाओ, ऐसा नहीं है ना बेटा, उसमें कोई डिफिकल्ट चीजें भी आती है। तो अगर आप फोकस करोगे, पढ़ोगे उसे, मेहनत करोगे उसके ऊपर डे 1 से पहले से शुरुआत से, तो आप में बिल्कुल लॉजिक डेवलप होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर बस वही रहेगा फिर आपको कि बस अगर बुक्स में का अगर एक आने लाइन पर अगर एक आना थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको नहीं आएगा अटेम्प्ट करते। जो पढ़ रहे हो वो आ जाएगा, लेकिन बुक के बाहर अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, कंप्यूटर एग्जाम में नीट हो चाहे जेई हो बेटा, जेई मेन हो, एडवांस हो या एमएसटी सीईटी हो, उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं आते कि फिर आप याद करके जाइए बायोलॉजी के जैसा लाइन टू लाइन आ जाएगी करके, वो नहीं है। केमिस्ट्री में बिल्कुल वो नहीं है। आप ऐसे मत सोचिए कि ऐसे पढ़ोगे आप तो बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। एप्लीकेशन पूछा जाता है कि बताइए इस पर से क्या एप्लीकेशन होगा, बुक्स में वो एग्जाम्पल नजर भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने पूरा डिटेल में पढ़ा है, बोलो मत रे, ओए बोलना नहीं है बेटा, अगर वो आपने पूरा पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। तो वही तो चाहता हूं ना मैं कि आप में लॉजिक डेवलप हो करके। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती इसलिए बोल रहा हूं कि आप पूछिए मुझसे, नहीं तो बेटा आगे चल के अगर आगे आप कर भी लोगे ना तो मेरा सर दुखाओगे कि सर ये समझ में नहीं आया करके,
तब आपको मेरी जरूरत नहीं रहेगी। जब आप खुद भी पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है करके और उसके पीछे का रीजन क्या है। बस यही होता है। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। अब ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, पाई बॉन्ड कैसे बना, तो ये बेटा उसकी सिंक है, ये उसकी लाइन है, ये उसका बेस है। ऐसे थोड़ी ना एनसीईआरटी वाले बेटा पागल थोड़ी है, उसमें जो बैठे हुए लोग हैं जो सिलेबस को डिजाइन करते हैं कैसे भी कर सकते हैं, रैंडमली उसे डिजाइन कैसे भी कर सकते हैं ना। लेकिन बेटा एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस दिया है, पहले मोल कंसेप्ट, बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बाद में पीरियोडिसिटी, बाद में केमिकल बॉन्डिंग, वैसे ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ऐसे नहीं कि बीच में से घुस गए कोई भी टॉपिक पढ़ा दिए, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। वो बेटा उसकी जो लाइन या उसका जो सीक्वेंस है वो डेवलप किया गया है, ऐसे डेवलप नहीं किया गया, उसके पीछे रीजन है। तो उसमें रैंडमली पढ़ाने में कोई मजा नहीं है, ठीक है। तो इधर देखिए आप, दैट इज ट्रिटियम है। ट्रिटियम की अगर हम बात करें बेटा तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। सही है ना, क्योंकि इसका Z कितना है, 1 है। और चलो नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं A की तो कितना हो जाए 3, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए बोलो, 3 - 1। 3 - 1 बोले तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ गया सबको समझ में, क्लियर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ रहा है ना यार। A - Z कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, A - Z कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, दैट इज सोडियम 1123। चलो बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। क्या हो जाएंगे, 12। अरे 23 में से 11 अगर माइनस कर दोगे आप तो कितने हो जाएंगे, 12 आ जाएंगे। आता है ना आपको प्लस माइनस, हाँ ठीक है, पूछना भी मत किसने आता है करके। सो दैट इज द, यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 12। क्या आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। चलिए इधर देखो आप, दैट इज मेरे पास में मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम 1224। चलो बोलो 1220, नजर तो आ रहा है ना, अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ इधर देखिए, ये हो गया 12 और ये हो गया बेटा 24। हाँ चलो बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आ गया सबको समझ में, ऐसे कैलकुलेट करना है। अब इस पे ज्यादा टाइम किल करके कोई मतलब नहीं है। आपको बात समझ में आ गई ना कि एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दोगे तो आपके पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। और किसी भी एटम का जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बेटा उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसा सोडियम में बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएगा। क्यों रे, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, ऐसा दे दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट दैट इज कंटेन 0 न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन, ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जिसमें 0 न्यूट्रॉन हो। जैसे कि मैंने दे दिया आपको 1H1, 1H2, 1H3 और 11 सोडियम 23। 1H1 बेटा दुनिया में एक लौता एक एलिमेंट है दैट इज 1H1, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, उसमें न्यूट्रॉन 0 है, उसमें न्यूट्रॉन क्या है, 0 है। आगे सबको समझ में क्लियर है बात यहाँ पे। इसके आगे का बेटा जो है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वो तनिष बंद कर दे दो, तो जाना नहीं है, ओए बढ़िया जगह पर।